आज हम न्यू कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? एक पुरानी कोल्ड वॉर थी। वो कोल्ड वॉर किसके दरमियान थी? वो यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान में थी। पुरानी कोल्ड वॉर किसके दरमियान थी? यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान में थी। और वो कोल्ड वॉर 1945 से लेके 1991 तक थी। वो कब तक थी? 1945 से 1991 में। और उसमें विक्टोरियस कौन था? उसमें जो विक्ट्री मिली थी वो मिली थी यूएसए को। ठीक है, यूएसए को उसमें विक्ट्री मिली थी। और वो जो वार थी वो थी आइडियोलॉजिकल वार। आइडियोलॉजिकल वार, वो वार थी आइडियोलॉजिकल वार। अब उस वॉर के ख़त्म होने के बाद दुनिया ने कहा कि अब दुनिया में आ जाएगा पीस। दुनिया में क्या आ जाएगा? दुनिया में आ जाएगा पीस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीस आया नहीं। उसके बाद हो गई 2003 में इराक वॉर। इराक में वॉर हो गई, हमने देखा। ठीक है, फिर 2001 में 9/11 हो गया। तो लोगों की जो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी दुनिया से कि जब बर्लिन वॉल गिर गई है, बर्लिन वॉल जब जर्मनी को जो डिवाइड करती थी कम्युनिस्ट में और कैपिटलिस्ट में, बर्लिन वॉल वो गिर गई है, तो अब आ जाएगा पीस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो वो जो लिबरलिस्ट थे उनका जो ये पर्सपेक्टिव था कि अब पीस आ जाएगा, वो ख़त्म हो गया। और रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव ठीक रहा कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये प्रॉब्लमेटिक है, इसमें वॉर्स तो होती रहेंगी। तो अब एक नई टर्म यूज़ की गई है न्यू कोल्ड वॉर की कि वो हैज़ बिगन, वो तो शुरू हो चुकी है। किसके दरमियान है ये न्यू कोल्ड वॉर? ये न्यू कोल्ड वॉर है यूएसए और चाइना के दरमियान, चाइना और यूएसए के दरमियान। याद रहे कि ये वॉर जो है ये आइडियोलॉजिकल नहीं है। ये ना तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई है। ये वॉर बेसिकली क्या है? ये वॉर है इकोनॉमी की। ये इकोनॉमिकल वॉर है, मुआशी वॉर है। और ये वॉर है हेजेमनी की। दुनिया में अपनी हेजेमनी को कायम करने की ये वॉर है। ये वॉर है इम्पीरियलिज्म कायम करने की, मतलब अपनी ताकत को दिखाने की पूरी दुनिया में कि मैं सबसे पावरफुल हूँ। ये वॉर है वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कि जो मेरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो चलेगा, आपका वर्ल्ड ऑर्डर मैं नहीं चलने दूंगा। मैं ज़्यादा पार्टनर्स बना लूँगा, मैं ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाऊँगा। प्राइमरीली जो ये वॉर्स होती हैं ये ज़्यादा डेडली होती हैं। होती वो भी हैं, वॉर तो कोई अच्छी नहीं ना होती, ये वॉर ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। अब ये जो नई कोल्ड वॉर है जो चाइना और यूएसए के दरमियान में शुरू हो चुकी है, उसके फॉल आउट क्या हो सकते हैं? उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि इस वॉर से एक थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है जो कि क्या होगी? जो पुरानी दो वॉर से बहुत ज़्यादा लीथल होगी, क्योंकि इस पे न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो सकते हैं। और जब न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो गए तो फिर दुनिया में जो पीस है और जो दुनिया की जो नॉर्मल रहने की बात है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के बाद तो ज़्यादातर पॉपुलेशन मर जाएगी ना। तो सैमुअल पी हंटिंगटन जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी थी वो ये कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कहाँ पे शुरू होनी है? थर्ड वर्ल्ड साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर। और साउथ चाइना सी का तो प्रॉब्लम है। चाइना साउथ चाइना सी को क्या करना चाहता है? चाइना करना चाहता है उसको कंट्रोल। चाइना कंट्रोल करना चाहता है, उसके ऊपर अपने जजीरे बनाना चाहता है। और बाकी जो हैं जिसमें फ़िलिपाइन है, सिंगापुर, जो आसियान के कंट्री हैं, वो चाहते हैं कि उस साउथ चाइना सी में यूएन क्लॉज के मुताबिक यानी लॉ ऑफ सी के मुताबिक, यूएन का कन्वेंशन और लॉ ऑफ सी के मुताबिक सबको उनका हिस्सा मिले, जिस तरह से इस इंटरनेशनल लॉ में बताया गया है। अब ट्रेड वॉर, इस कोल्ड वॉर से दूसरी चीज़ होगी ट्रेड वॉर। हमने रिसेंटली देखा कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर क्या लगाई? सैंक्शंस लगाई और हर्ट अपने आप को कर बैठा।
ठीक है, ट्रंप ने सैंक्शंस लगाई चाइना की कुछ इंडस्ट्रीज़ पे, मतलब इम्पोर्ट्स पे, तो हर्ट खुद को कर बैठा। तो इससे जो जो हमारी ट्रेड होगी वो ट्रेड ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट होगी, जो हमें नुकसान हो जाएगा, पूरी दुनिया की जीडीपी को नुकसान हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब जीडीपी को नुकसान होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी। इसी तरह से फोकस विल बी ऑन ऑन फाइट रादर देन रियल चैलेंजेस। तीसरा जो इस कोल्ड वॉर का मसला ये होगा, अगर ये चलती है, अगर हम सबक नहीं सीखते, तो ये होगा कि जो फोकस है हमारा, जो इन्वायरमेंट पे होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट पे होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारा फोकस होना चाहिए, या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए हमारा होना चाहिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए हमारा फोकस होना चाहिए, वो डाइवर्ट होके एक दूसरे से फाइट पे हो जाएगा। और जो रियल चैलेंजेस, जो दुनिया को ख़तरा है, हम उनको इग्नोर कर देंगे, हम उनको क्या कर देंगे, इग्नोर। ओके। अब तीसरी बात, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी हो सकती है, हो सकता है इससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो जब कंट्रीज़ एक दूसरे को के कैंप्स में जब बढ़ जाएंगे, तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो सकती है। फॉल आउट्स देखने के बाद अब होना क्या चाहिए, सिर्फ बात तो नहीं ना करनी, अब कुछ सॉल्यूशन भी होना चाहिए ना। तो सॉल्यूशन ये है कि जनाब अमेरिका को सबसे पहले अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रीफॉर्मुलेट करना पड़ेगा। याद रहे कि रीफॉर्मुलेट करना पड़ेगा। रीफॉर्मुलेट का मतलब ये होता है कि सिरे से नई तरह बनानी पड़ेगी। अमेरिका को अपना इम्पीरियलिज़म जो है, जो अपनी इम्पीरियल पॉलिसी है कि मैं इराक़ पे हमला कर दूंगा, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। इससे अमेरिका का क्या होता है, इमेज जो है वो इमेज ख़राब हो चुका है, इमेज अमेरिका का मुस्लिम कंट्रीज़ में ख़राब हो चुका है। और प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक, दो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट की कोई इतनी वैल्यू है नहीं, लेकिन फिर भी उसका सर्वे तो हमें मानना पड़ेगा ना। 70% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से, यूएसए से क्या करते हैं, हेट करते हैं। अमेरिका से क्या करते हैं, 70% लोग हेट करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अपना इम्पीरियलिज़म जो 400-700 के करीब अपनी फॉरेन बेसिस हैं, पूरी दुनिया में बेसें बना के बैठा है और यहाँ पे फ़ौजियों को रखा हुआ, ये उसको तब्दील करनी पड़ेगी। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ख़त्म करना पड़ेगा, इग्नोर करना, और उसको इंडिया जो वायलेशन कर रहा है कश्मीर पे, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा। और फॉरेन वॉर्स को, जैसे अफ़गानिस्तान में वॉर है, इनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। इनका फ़ायदा हुआ नहीं है, इनका अमेरिका को क्या हुआ है, नुकसान हुआ। उनका डेफिसिट जो है बजट का वो बढ़ता जा रहा है, खसारा बढ़ता जा रहा है और उन्हें प्रॉब्लम होती जा रही है। चाइना मस्ट मैंड इट्स बिहेवियर, चाइना को भी कुछ करना पड़ेगा, चाइना को भी अपना बिहेवियर तब्दील करना पड़ेगा। यानी जो चाइना साउथ चाइना सी में अपनी हेजमनी बरकरार किए हुए है, वहाँ पे स्पार्टले आइलैंड बना के वहाँ पे अपनी बेसिस बनाई हुई हैं, स्पार्टले आइलैंड बना के अपनी बेसिस बनाई हुई हैं। तो इससे ज़रा परहेज़ करना होगा चाइना को। और जो उइगुर मुसलमान हैं, जो उज़्बेक मुसलमान हैं, उसके उइगुर के रीजन में रहते हैं, उनका जेनोसाइड, उनको मारना, उनको कैंप्स में रखना, ये बंद करना पड़ेगा चाइना से। इसका मुसलमानों के अंदर जो चाइना के बारे में नेगेटिव इमेज जा रहा है। अब आसियान तो न्यूट्रल हैं, ये बात तो छोड़ दें कि दोनों कंट्रीज़ चाहते हैं कि आसियान के जो मुल्क हैं उनके पास आ जाएं। आसियान के मुल्क में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो पपिट के तौर पे काम करता है, वो है कंबोडिया। कंबोडिया ही चाइना को सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो चाइना बोलते वो वही ज़बान बोलता है। तो बात यह है कि होना ये चाहिए कि आसियान का जो ज़्यादातर चांस ये है कि वो आने वाले फ्यूचर में किसी भी, ना तो चाइना के कैंप और ना तो यूएसए का कैंप, इन दोनों कैंप्स में आसियान नहीं आएंगे, आसियान न्यूट्रल रहेंगे, चांसेस ये हैं दरमियान में। ओके, तो अब दोनों कंट्रीज़ को करना ये चाहिए, चाइना और अमेरिका को, कि आसियान को अपने पास बुलाकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैन्यूवरिंग करने के बजाय मिल बैठें, इसको छोड़ दें। ये जो कैंप्स बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे ट्रेड करें और जो बिगर चैलेंजेस इनको क्या करें, इनको एड्रेस करने की कोशिश करें। उसमें बिगर चैलेंजेस में क्या है, सबसे पहला एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद रोबोटिक्स के रिपोर्ट आ जाएंगे, तो क्या गवर्नमेंट्स
पेमेंट देंगी घर में बैठे लोगों को, जो लोग जिन जिन लोगों की नौकरियां ख़तरे में पड़ जाएंगी रोबोट से। तो कोई ऐसा फार्मूला बनाए बैठ के कि जो लोग घर में बैठे होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, उनको फ्यूचर में यूनिवर्सल पेमेंट्स मिलेंगी, मंथली पेमेंट्स मिलेंगी। ठीक है। इनइक्वलिटी को कैसे टैकल करना है, ये टेक जाइंट्स जब से आए हैं सिर्फ 1% लोगों के जेब में पैसा जाता है, बाकी सारे बेचारे गरीब हैं। फिर जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है इसको थ्रेट आ गया है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एंड इंश्योरिंग बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर जो लोगों के पास पानी पीने को नहीं है, पाकिस्तान में भी 63% लोग गंदा पानी पीते हैं, ये वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक। तो ये लोगों को अभी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, तो आप लड़ाई कर रहे हो, कुछ अकल करो। ये कंट्रीज़ के लीडर को सोचना चाहिए। ठीक है, एक कंपटीशन होना चाहिए, एक हद तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।